क्यों आपको लगा कि आप राइटर आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल प्लेटफॉर्म रहेगा? फार्मर फैमिली से हूँ और मेरी माताजी एक प्री प्राइमरी स्कूल में टीचर है, तो उनके वजह से मुझे बचपन से ही ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ने की आदत लगी। तो बचपन से मैं बुक पढ़ता था और एज ऑफ 18 में मैंने हिस्टोरिकल बुक्स इतने पढ़ लिए थे कि छत्रपति संभाजी महाराज जी के ऊपर मैंने बुक्स लिखा था और उसको पब्लिश भी करवाया था। तो आपकी फर्स्ट बुक पब्लिश हुई थी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमारी ऑडियंस को। मेरी फर्स्ट बुक थी छत्रपति संभाजी महाराज जी के ऊपर। जो छत्रपति संभाजी महाराज जी को लोग अलग अलग तरीके से देखते थे, निगेटिव एंगल से, वो मैंने उस टाइम में दिखाने की कोशिश की कि वो कितने पॉजिटिव पर्सन थे और कितना उनका शौर्यवीर रहा है उनका लाइफ। सोचते हो कभी कि ये क्या बचपन में सोचा था कि इतनी जल्दी इस मुकाम पर आप पहुंच जाएंगे? ये आपकी सोच में सीक्रेट है। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा। और मैं बचपन से ही ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोच रखते आया हूँ कि मुझे कुछ बनना है। क्या बनना है मुझे नहीं पता, मगर बनना है। सो ये बिलीव कहाँ से आया और किसी को फॉलो करते हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरी गुरु माँ है श्वेता जुमानी जी, और मेरा सौभाग्य समझिए कि उन्होंने 4 से 5 बार मुझे अच्छा लाइफ को लेके गाइडेंस किया होगा और उन्होंने मुझसे फीस नहीं ली। और मेरे को वही चीज बहुत अच्छी लगती है कि मेरे में कुछ तो है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बातें तेरी मेरी विद रीना, जहां पर हम करते हैं बातें ढेर सारी आपके दिलों की, हमारे दिलों की और हमारे आसपास होने वाली स्टोरीज की। तो जैसे कि आप लोगों का भरपूर प्यार हम लोगों को मिल रहा है, और अगर मैं अपने लास्ट एपिसोड की बात करती हूँ तो मैं एक ऐसी स्टोरी लेकर आई थी उन 5 औरतों की जिन्होंने 40 की एज के बाद सपने देखे और फ्रेंड्स फॉरएवर ग्रुप जैसे ग्रुप का क्रिएशन किया और आज की डेट में वो खुशियां ही बांट रही हैं। उस एज में जहां पर औरतें अपने सपने देखना बंद कर देती हैं, वहां पर उन्होंने एक नई शुरुआत की और हमारी और भी बहुत सारी फीमेल्स के लिए मिसाल बन गई। तो बातें तेरी मेरी के आज के एपिसोड में भी कुछ इसी तरीके से एक और खास पर्सनैलिटी हमारे साथ जुड़ रही है। अगर इस पर्सनैलिटी की मैं बात करती हूँ तो ये एक ऐसा युवा है जिसने बहुत ही छोटी उम्र में एक बड़ा सपना देखा। जब लोग सपने देखना स्टार्ट करते हैं, उन्होंने उस उम्र में वो मुकाम पा लिया। और सबसे खास बात यह है कि एक किसान परिवार को बिलोंग करते हैं और हमारी जमीन से जुड़े हुए हैं। सो आइए स्वागत करते हैं अमोल आर भगत जी का। सो अमोल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बातें तेरी मेरी विद रीना में। हमारी ऑडियंस अभी जानना चाहेंगी कि हमारे सामने जो अमोल बैठे हैं, उनकी जो लिखाई की जर्नी थी, राइटर से आपकी शुरुआत हुई थी, तो वो जर्नी कैसे हुई और क्यों आपको लगा कि आप राइटर आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल प्लेटफॉर्म रहेगा? एक्चुअली मैं बेसिकली फार्मर फैमिली से हूँ और मेरी माताजी एक प्री प्राइमरी स्कूल में टीचर है, तो उनके वजह से मुझे बचपन से ही ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ने की आदत लगी। तो बचपन से मैं बुक पढ़ता था और एज ऑफ 18 में मैंने हिस्टोरिकल बुक्स इतने पढ़ लिए थे कि छत्रपति संभाजी महाराज जी के ऊपर मैंने बुक्स लिखा था और उसको पब्लिश भी करवाया था। और बहुत अच्छे लोगों ने वो उसमें उस टाइम मुझे सपोर्ट किया था, जैसे कि पुरंदर प्रतिष्ठान के पाटनी सर जी और बहुत सारे लोग मुझे अप्रिशिएट करते रहे कि हिस्ट्री के रिलेटेड कुछ इतने कम एज में कोई बंदा लिख रहा है। और उस टाइम का शायद और आज टाइम का भी शायद इतने कम एज में राइटिंग और बुक पब्लिश करने वाला, और वो भी हिस्ट्री के ऊपर एकलौता मैं ही हूँ। और वो चाहे शायद छत्रपति संभाजी महाराज जी के प्रेम से और वो कोई अंदर का कोई मामला होगा तभी वो कर पाया। अदरवाइज ऐसा हिस्ट्री के ऊपर लिखान करना या राइटिंग करना, इट्स नॉट अ जोक। और आज मैं जब बैक देखता हूँ तो यार सच में मैंने वो किया था, क्योंकि ये जो जमाना है हमें जिस एज में, छोटे एज में पता नहीं चलता है कि जमाना कितना खतरनाक है जी, मगर उस टाइम हो गया वो हर चीज फ्लो में, स्टडी में। तो मैं एज ऑफ 18 में ही मैंने बुक्स लिखा था, पब्लिश किया था। तो हिस्टोरिकल बुक्स मैंने ज्यादा लिखे, 4 बुक्स मेरे पब्लिश भी हुए। एज ऑफ 18 टू 21 में मेरे 4 बुक्स पब्लिश हुए थे एज ऑथर।
वेरी नाइस। मैं फार्मर फैमिली से था। तो होता है ये कि मैंने वो एक चीज देखी कि जब आपका बैकग्राउंड छोटा हो ना, तो आपको जो बड़े मतलब प्रस्तावित होते हैं ना, वो आपको ज्यादा बढ़ावा नहीं मिलने देते और सपोर्ट नहीं करते हैं। जो लोग ग्राउंड से आए हैं वही लोग आपको सपोर्ट करेंगे, और उनके ही बदौलत से मैं जो भी आज बना हूँ वो उनके स्टार्टिंग के सपोर्टिंग की वजह से है। जैसे कि मैंने अभी नाम लिया आपका, प्रशांत पाटने जी हमारे पुरंदर प्रतिष्ठान के अध्यक्ष है, और उन्होंने मुझे बचपन से ही, मतलब उसी एज में बचपना ही था मेरा, उससे सपोर्ट किया। आज तक वो गाइड करते रहते हैं, क्या चल रहा है तुम्हारा। बचपने में ही आपने बुक्स लिख डाली और उस मुकाम पर आप पहुंच गए हैं। तो 18 की एज की अगर हम बात करते हैं तो बच्चा सोचना ही स्टार्ट करता है अपने करियर के बारे में। तो आपको उस टाइम पे नहीं लगा कि यू आर गुड इन हिस्ट्री, आप सिविल सर्विस के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, किसी गवर्नमेंट सर्विस के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो कुछ ऐसा माइंड में नहीं था? एक्चुअली मैंने जब बुक्स राइटिंग किया तो उससे पहले मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़े। तो छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके ऊपर, मराठा हिस्ट्री के ऊपर बुक्स रीड किए, और हिस्टोरिकल जो संस्था है उनमें बैठ के मैं रीड करता था। वहां पे बहुत सारे बुजुर्ग लोग बैठते थे और हिस्ट्री रिसर्च करते थे, और मैं एकलौता ऐसा कि जो एकदम यंग लड़का है, और वो पूछते थे क्या कर रहे हैं, मैं बोलता रिसर्च कर रहा हूँ। बोले यार ये इस टाइम तुम्हारा एज नहीं है, ये 40 के बाद करो, ये अभी तुम रोटी की चिंता करो। हाँ, रोटी की चिंता कीजिए। तो मैं तो पागल था हिस्ट्री के वजह से, और हिस्ट्री में मजा आता था। और जैसे कि मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज जी को बहुत पढ़ा, तो मुझे समझ आया कि जिंदगी में हिस्ट्री बनाओ, जिस भी फील्ड में रहो हिस्ट्री बनाओ, तो ही असल में तुम कुछ आए थे जिंदगी में। नहीं तो जीते हैं बहुत लोग, जाते हैं बहुत लोग, हर किसी को थोड़ी याद करेगा। तो मेरे को वो उनसे आया, और उनकी कुछ खास बातें मैंने जब बुक्स पढ़े तो उसमें से उनका एक सबसे अच्छा, मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है, वो है कि इंसान को परखो। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने इंसानों को परखा, और वही कला अगर हम अपनी जिंदगी में रखते हैं तो जिंदगी में कभी किसी भी चीज का नुकसान नहीं होगा। तो अच्छे इंसान आपके आसपास रहेंगे तो हमेशा ग्रोथ ही होती रहेगी। सो उन्हीं के फुटप्रिंट्स को आप फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। छोटी उम्र में करियर बनाना कोई इजी काम नहीं है, राइट? तो और आपने वो काम करके दिखाया 18 से 21 की एज में कि आपने बुक्स लिख डाली। तो ये जो जर्नी थी 3 साल की, उन 3 सालों में आपको कौन कौन से चैलेंजेस थे जो फेस करने पड़े, और आपको कभी ना कभी तो ऐसा फील हुआ होगा कि यार बस अब मैं नहीं कर सकता, या जो सोसाइटी है वो नहीं करने देगी, वो क्या कौन कौन से चैलेंजेस थे? एक्चुअली उस टाइम में मैं जब किसी को बोलता था कि मैं हिस्ट्री के ऊपर बुक्स लिख रहा हूँ, तो पहले हंसते थे कि क्या ये लिख पाएगा, और मतलब फैमिली से भी थे, और फ्रेंड सर्कल भी थे, और कुछ लोग फैमिली से भी थे और कुछ लोग फ्रेंड सर्कल में से भी थे, कि जो लोग मुझे सपोर्ट भी कर रहे थे। तो कुछ लोग ऐसे, कुछ लोग वैसे, यही है जिंदगी। मुझे लगता है हर जगह पे लोग आपका पाँव भी खींचेंगे और कुछ लोग आपको सपोर्ट भी करेंगे। तो आपका नजरिया होना चाहिए कि जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनका हाथ पकड़ के आप आगे चलते रहिए, और जो लोग खींच रहे हैं उनको निगलेक्ट करिए। सिर्फ अवेयर रहिए कि कौन आपका पैर खींच रहा है और कौन आपको सपोर्ट कर रहा है। क्या बात कही है। अच्छा, ये जो एक्सपीरियंस है, ये जो बातें आप बोलते हैं, ये कौन सी क्रिएटिविटी है? अंदर से आती है या स्क्रिप्टेड होता है पूरा? नहीं, मैं शिव जी का भक्त हूँ, और मुझे हर चीज अनप्रिडिक्टेबल लगती है, क्योंकि जो भी होता है जिंदगी में आपको अचानक से आएगा। हाँ। और उसी को एक लाइन है, एवरीथिंग इज प्री प्लान बाय गॉड। मगर आज मैं आपके साथ बैठा हूँ, ये भी अनप्रिडिक्टेबल है। एवरीथिंग इज अनप्रिडिक्टेबल। सो इंसान को जिंदगी में, मुझे लगता है कि एक्सेप्टेंस करना चाहिए। जो भी होगा एक्सेप्ट है, जो भी होगा एक्सेप्ट है, और अच्छा सोचो सिर्फ जिंदगी में, तो अच्छा होगा। और अपॉर्चुनिटी को कभी खाली नहीं जाने देना चाहिए। वी हैव टू बी रेडी कि कभी भी कोई भी सिचुएशन हो। राइट। सो आई थिंक ये हमारी ऑडियंस के लिए एक हुक रहेगा कि आपकी जिंदगी में कभी भी कोई पॉइंट ऐसा आता है तो उससे पीछे मत हटिए, काम तो होने ही है, चाहे आज हो कल हो, पीछे नहीं हटता है। राइट। बहुत ही बढ़िया। सो अगर हम आपके क्रिएटिव प्रोसेस की बात करते हैं, तो ये जो आइडिया है आपकी ने जो बुक्स लिखी हैं, वो कहाँ से आते हैं? लाइक कुछ स्टोरी माइंड मेकअप में रहती हैं, या सडनली चलते चलते ख्याल आ गया एक राइटर के माइंड में कि हाँ ये टॉपिक ऐसा है, इसके ऊपर मैं कर सकता हूँ?
देखिए, स्टार्टिंग के लाइफ में तो मैंने हिस्टोरिकल बुक्स लिखे, मगर जैसे जैसे मैं यंग और बढ़ता गया वैसे मैंने फिल्मी राइटिंग स्टार्ट किया। और जो ऑब्जर्वेशन है, मुझे लगता है हर राइटर एक अच्छा ऑब्जर्वर होता है, तो मैं बहुत दुनिया को बहुत गहराई से देखता हूँ हर चीज़ को, कि ये चीज़ ऐसी क्यों, वो चीज़ वैसी क्यों नहीं है। तो उससे लिखने का जो अंदर से बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, फिर मतलब ऑटोमेटेड आपको लगता है कि नहीं, मुझे इस टॉपिक पे लिखना चाहिए, उस टॉपिक पे लिखना चाहिए। और हर टॉपिक पे मैं एक मैसेज सर्च करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए, इंटरटेनमेंट से कुछ ना कुछ तो मैसेज जाना चाहिए पब्लिक को। तो ऐसा ही मैं राइटिंग करता हूँ। ओके, तो अगर मैं बुक की बात करती हूँ, एक बुक को लिखने में या उसका पूरा स्ट्रेटजाइज करने में कितना टाइम लगता है? एक बुक्स को कम से कम 3 से 4 मंथ लगते हैं, राइटिंग प्लस आपको पब्लिश करने तक का प्रोसेस में। ओके, सो कभी ऐसे सिचुएशन को फेस नहीं करना पड़ा कि कभी आपको फील हुआ कि यार अब मैं किसान परिवार से हूँ इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, अगर मैं किसान परिवार से नहीं होता एंड अच्छी फाइनेंस भी अच्छा होता और एक अच्छी खासी रेपो होती, तो उस टाइम पे कभी आया मूड में? हाँ, बहुत बार आया। और ऐसा ही होता है बेसिकली जिंदगी में। लोग कहते हैं कि पैसों की मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि पैसा जरूरी नहीं है, पैसा ही सब कुछ नहीं है, मगर बिना इकोनॉमी सपोर्ट से आप कितने भी क्वालिटी पर्सन क्यों ना हो, आपको कोई ना कोई तो बैकअप होना चाहिए। चाहे आप ना हो, आपके पीछे वाला कोई ना कोई तो हो कि जो सपोर्ट करते रहे। जैसे कि हमारे गांव के जो सरपंच रहे हैं और हमारे गांव के जो मुखिया है प्रमोद जगताप जी, नीलेश जगताप जी और दिलीप दादा, इन लोगों का मुझे हमेशा सपोर्ट रहता है। दे आर वेरी गुड पर्सन्स फॉर एवरीथिंग। और मुझे खुशी है कि मैं ऐसे लोगों के संपर्क में हूँ कि जो इकोनॉमिकली हमें सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, नॉट ओनली इकोनॉमिकली, एवरीथिंग्स। लाइफ का कोई भी मार्गदर्शन हो, पर्सनल भी हो, तो भी वो हमें गाइड करते हैं। और ऐसे लोगों का दुनिया में अपने पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसे लोग नहीं होंगे तो एक नॉर्मल किसान का बेटा ऐसी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें नहीं कर सकेगा। ऐसा मुझे लगता है हर किसी के पास ऐसे लोग होने चाहिए। सो अमोल जी, ये बताइए कि जो आपकी फर्स्ट बुक पब्लिश हुई थी उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमारी ऑडियंस को, कौन सी बुक थी और उससे क्या मैसेज आप देना चाहते थे? मेरी फर्स्ट बुक थी छत्रपति संभाजी महाराज जी के ऊपर, जिसमें मैंने हिस्ट्री लिखी है उनके लाइफ को रिगार्डिंग, और जो उनके ऊपर जितने भी आरोप किए गए वो किस तरीके से सही नहीं है, वो उसका विश्लेषण है वो उस बुक्स में। और मैं उस बुक्स के जरिए से सिर्फ यही दिखाना चाह रहा था, 2009-10 के आसपास की बुक है वो, मतलब लास्ट 15 साल पहले, कि जो छत्रपति संभाजी महाराज जी को लोग अलग अलग तरीके से देखते थे, निगेटिव एंगल से, वो मैंने उस टाइम में दिखाने की कोशिश की कि वो कितने पॉजिटिव पर्सन थे और कितना उनका शौर्यवीर रहा है उनका लाइफ। तो उससे मैं सिर्फ इतना ही दिखाना चाह रहा था कि लोगों को अपने राजा समझे, कि जो दिखाए गए राजा वो नहीं है। राइट। क्योंकि पब्लिक ने उनको सिर्फ शौर्यवीरता में महान बनाया, अगर पर्सनल लाइफ में उनको बहुत मतलब उनके ऊपर बहुत आरोप किए, वो ऐसे है, वो वैसे है। तो मैंने वो दिखाने की उस बुक से कोशिश की, और मेरी वो 2 एडिशंस चले उस बुक्स को। तो और बहुत अच्छे अप्रिसिएशन मिले, बहुत लोगों से मिला मैं, और अच्छे इतिहास संशोधकों को भी मेरा मुलाकात हुई उसी जरिए से। और उन्होंने इतना ही कहा कि जिस टाइम में तुम लिख रहे हो, जैसे कि बाबा साहेब पुरंदरे जी हमारे महाराष्ट्र के बहुत बड़े इतिहास संशोधक हुए, तो उन्होंने मुझे एक चीज बोली थी, और उन्होंने मुझे एक शिवराई गिफ्ट भी दी थी, तो कि तुम जिस एज में कर रहे हो, ये एज तुम्हारा इसका नहीं है। तुम अभी इतिहास संशोधन, इतिहास स्टडी मत करो, तुम तुम्हारे लाइफ को लेके आगे जाओ। तो शायद उनका ऐसा करना, कहना क्या क्यों था वो मैं समझा नहीं, और मैं लिखते रहा और चलते रहा। और इसी बुक्स की वजह से मुझे बहुत अच्छे लोगों से मुलाकात हुई। वो मेरा एक कार्ड था, एंट्री कार्ड था किसी भी बड़े इंसान को मिलने का। और मुझे लगता है कि जिंदगी में अगर आपका ऑरा बड़ा होगा ना, तो आप बिल्कुल बड़े हो जाओगे, क्योंकि आप जितने बड़े हस्तियों से मुलाकात करोगे, चाहे टच करो आप उनके पैर को, उनके हाथ को, उनके पास जाने की कोशिश करो। तो आज भी मेरा वो कंसेप्ट रहा है, मैं बड़े बड़े लोगों के साथ मिलने के लिए, उनको पैर टच करने के लिए, ब्लेसिंग्स लेने के लिए दौड़ता रहता हूँ, क्योंकि वही स्पेशल लोग हैं
जिनके पास बहुत बड़ा ऑरा है, उनके पास बहुत बड़ी एनर्जी है, और मेरा ऐसा मानना है कि क्यों यही लोग बड़े हैं, तो उनके पास कोई तो एनर्जी है, तो अगर हम उन लोगों के पास जाएंगे तो हमारी भी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो यही मेरा एक फॉर्मूला है, सीक्रेट फॉर्मूला बोल सकते हैं इसको। क्या बात है अमोल जी, आप तो बातों के सच में बहुत धनी हैं और बहुत ही अच्छी बातें आपने बोली हैं कि हम अगर पॉजिटिव लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे तो वो पॉजिटिव एनर्जी हमें भी मिलती है। ओके, सो ये बात करते हैं कि रिकॉग्नाइजेशन की, जितने भी आपको अवार्ड मिले हैं, फर्स्ट अवार्ड के बारे में आपको कब पता चला? आर्ट बीट फाउंडेशन पुणे में मेरे एक दोस्त लेते हैं, तो उन्होंने मुझे कला भूषण पुरस्कार दिया था 2018 में, महाराष्ट्र से ही, महाराष्ट्र कला भूषण पुरस्कार। तो उस पुरस्कार ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। और सच में अवार्ड्स लाइफ बदलते हैं, क्योंकि आप काम कितना भी करते रहिए, अगर आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा ना, आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। और जब 2018 में मुझे वो पुरस्कार मिला, उसके बाद मुझे बहुत सारे अवार्ड्स मिले, बहुत सारा प्यार मिला, मेरा एक एक करके जर्नी बढ़ता गया कामों को लेके। तो वो आर्ट बीट्स फाउंडेशन को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि फर्स्ट उन्होंने मुझे लाइफ का रिकग्निशन दिया, और उससे पहले मुझे एक अवार्ड मिला था एज अ बेस्ट राइटर का, शिव प्रतिष्ठान फाउंडेशन है पुणे में, उनका। तो वो ही 2 अवार्ड्स मेरे जिंदगी में लाइफ चेंजिंग किए अवार्ड्स के जरिए से। अमोल जी, अभी हम अवार्ड की बात कर रहे हैं, तो क्या एक जो अवार्ड होता है वो सच में किसी लेखक की लाइफ चेंज कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है, नहीं करता ही है। देखिए, जितने भी बड़े लोग हैं ना, सबको रिकॉग्नाइजेशन मिलते हैं, सबको अवार्ड्स मिलते हैं, और कभी ना कभी तो स्टार्ट में उनको एक फर्स्ट अवार्ड मिला होगा, तब जाके दूसरे तीसरे अवार्ड्स मिलते जाएंगे। तो फर्स्ट अवार्ड की बहुत वैल्यू है, और फर्स्ट अवार्ड से ही जिंदगी चेंज हो जाती है, चाहे फर्स्ट अवार्ड से पहले उन्होंने कितने भी काम क्यों नहीं करने किए हो, मगर उनकी जिंदगी चेंज हो जाएगी अवार्ड्स के बाद ही। जब आपको फर्स्ट अवार्ड मिला था, क्या क्या चेंजेस हुए जो आपने इमेजिन ही नहीं करे होंगे? क्या कुछ ऐसा चेंज भी हुआ? हाँ, बिल्कुल। जब सोसाइटी, अपने आसपास के फ्रेंड्स, गांव और फैमिली आपकी शाबाशी करती है, तो ये अवार्ड्स की वजह से ही होता है, क्योंकि उनको भी लगता है कि यार हाँ, कुछ तो स्पेशल है, तभी इसका अवार्ड मिला है। अदरवाइज काम कर रहे थे तो उतनी वो शाबाशी नहीं होती है, सिर्फ काम कर रहे हैं, चल रहा है। मगर जब कोई रिकमेंडेशन देता है या रिकॉग्नाइजेशन देता है, तो चेंजेस बहुत आते हैं जिंदगी में। बात वही और मुझे लगता है कि थॉट से, यस, बिल्कुल बिल्कुल, जो दिखता है वही चलता है। और मुझे लगता है कि आप हर किसी को, मतलब जो भी होनहार है, उन लोगों को सपोर्ट्स बहुत जरूरी होता है, इमोशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट्स, तभी इंसान आगे ग्रो अप कर सकता है। राइट, बिल्कुल सही बात बोली है। अमोल जी, आप राइटिंग तो करते ही करते हैं, किताबें पब्लिश कर चुके हैं, अवार्ड्स ले चुके हैं, इनके अलावा कुछ और ऐसा वर्क है जो हमारी ऑडियंस को नहीं पता है? मैं बुक्स एज ए ऑथर राइटिंग के अलावा मैं फिल्म राइटिंग करता हूँ, फिल्म डायरेक्शन करता हूँ, और मैं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए जजिंग का काम किया हूँ। अभी तक 25 कंट्रीज के लिए मैंने 69 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए जजिंग का काम किया है। 69 फिल्म फेस्टिवल के लिए जज? हाँ जी। और आपको कभी किसी ने देख के, प्लीज डोंट माइंड, आई एम रियली सो सॉरी, आप पर्सनालिटी लग ही नहीं रहे हो कि वो है, तो रास्ते में कभी जाते हो कोई टकराया कभी आपसे, किसी ने कभी मिसबिहेव करा हो? ऐसा तो बहुत बार होता है, मगर मैं शिव जी का भक्त हूँ, और हमेशा जैसा हूँ, जैसा वो कहे वैसे जीता हूँ। कभी सूट बूट में रहता हूँ, कभी फकीर की तरह रहता हूँ, कभी जैसा लगे। हाँ। और जैसे उस दिन आपके मन को कौन सी चीज सुकून देती है, मैं वैसा जीता हूँ। और मुझे लगता है कि अपने को सुकून होए तो किसी को दिखावे में क्यों पड़ना है, अपना काम करते रहो और चलते रहो। तो वही सिस्टम रही है मेरी, और मुझे जो भी आज तक नवाजा है, भगवान की कृपा से ही नवाजा गया है। और जो रेफरेंसेस है, सर्कल है, उसकी वजह से मुझे इतने फिल्म फेस्टिवल में एज अ जजिंग का चांस मिले हैं। और मैं तो खुद को इतनी बड़ी क्वालिटी पर्सन नहीं मानता हूँ, और भगवान की कृपा है, वो दे रहे, और मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ उसको, हर चीज को। ओके, सो अगर बात करते हैं कि पढ़ने में तो आप थे ही, इंटरेस्टेड थे, और बचपन में कभी माँ से पिटाई विटाई कुछ पड़ी है?
हाँ, बहुत बार पिटाई पड़ी है। जैसे कि मैं बचपन से आज तक मेरा वो ऐसा रहा है, मेरा एक आंख ब्लिंक करता है जब भी Okay. कुछ एक्साइटेड बात करता हूँ, ऑटोमेटिक छपक जाता है। तो मैं आजकल कॉमेडी में बोलता हूँ मैं रामदेव बाबा का शिष्य हूँ, क्योंकि ज्यादा उनका थोड़ा असर आ फिल्मी गया। लाइन है, लड़कियां होती है, एक्ट्रेस हाँ। होती है, तो जिन लोगों के साथ ज्यादा काम करना है तो उनको बता के रखता हूँ कि मेरा ये प्रॉब्लम है, अच्छा। ताकि कोई कुछ गलत ना समझे। और भगवान की कृपा से कभी थप्पड़ नहीं पड़ी है। अरे हाँ, क्या बात है। तो अच्छा है कि मतलब मैं पहले से ही बोल देता हूँ उन लोगों को नहीं, कि ठीक है ना, आप सेफर blink साइड होइए। लेकर चलना मगर मेरे चाहिए। बचपन में मेरी माँ ने बहुत बार हमारे यहाँ पे उल्टा ना बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, ओके। कि जो चपाती परसते हैं हम, हाँ, चिमटा। चिमटा, हाँ हाँ, तो उससे मेरे को बचपन में बहुत बार मारा है मुझे, ओ। कि आग तू ब्लिंक कर रहा है, हाँ, नहीं हाँ। क्या अच्छा नहीं है ये। मगर अभी वो पता नहीं क्यों हो रहा है या क्या, तो वो ऐसे ही चलते आ रहा है। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो किसी डॉक्टर के पास गए हो, रीजन जानने की कभी कोशिश नहीं की? नहीं नहीं, कभी नहीं तो की। उन्हें लगा कि फन वे में ही करते हो नहीं, आप? मैं बेसिकली बहुत हेल्दी रहने वाला इंसान हूँ भगवान की कृपा से, और मुझे डॉक्टर के पास जाने का जो प्रोसेस है ना वो पसंद नहीं है, क्योंकि इट्स लाइक साइकोलॉजी। हाँ। मतलब आपको ऊपर अगर कोई चीज बोल दी जाए तो आपको उसका एहसास होने लगता है कि हाँ मुझे कोई दिक्कत है। तो मुझे तो लगता है कि जितना आप हॉस्पिटल और डॉक्टर से दूर रहोगे उतने आप अच्छे रहोगे, क्योंकि आजकल बहुत रिवर्स साइकोलॉजी का गेम चल रहा है। मतलब या लोग ही ऐसे बोलते हैं कि मतलब मेरे हिसाब से वर्ड्स ही सब कुछ है जी। सब एनर्जी वर्ड्स में है। तो उस वर्ड्स को आप किस तरीके से लेते हो, कोई कुछ देने की कोशिश करे नेगेटिव तरीके से तो उसको समझो और उसको वही उसी टाइम हटा दो। राइट। उसी टाइम हटा दो। तो मेरी वही है, उस वजह से मैंने कभी आग ब्लिंक होती है तो डॉक्टर को दिखाने की कोशिश नहीं की। तो मतलब हैंड राइटिंग के साथ साथ शब्दों के साथ साथ मेंटली भी आप स्ट्रांग बहुत है। बहुत 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 बहुत, क्योंकि देखिए अगर आप चाणक्य नीति कभी पढ़ेंगे तो आपको दुनिया समझ आएगी। जी बिल्कुल। तो मैंने वो बहुत बचपन में ही ये सारी चाणक्य नीति, शुक्र नीति पढ़ी हुई है, और उसी वजह से मैं हमेशा डेयरिंग करने में बिलीव रखता हूँ कि करते रहो। तो कोई चाणक्य नीति हमारी ऑडियंस को आप बताना चाहेंगे डेयरिंग पर्पस से? मतलब देखिए, चाणक्य नीति का एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो प्रबल है उनको आप कभी हटा नहीं सकते हो। तो अगर आप छोटे हो तो आप बड़े बनने की कोशिश करो, तब आप कुछ चीजें बोलो। राइट। उसके बीच में कुछ ना बोलो, यही है। मतलब कि करके दिखाओगे तो आप खुद ही खुद बोलोगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ओके। सो अगर आप लेखक नहीं होते तो आप क्या होते? मुझे टीचिंग में बहुत रुचि है, आज भी है, और मेरी माँ की वजह से होगा शायद वो। और मैंने हमारे गांव में भी बहुत सारे टीचर्स लोग हैं तो उनको बहुत करीबी से देखा है, तो टीचिंग का बहुत मन है। और क्योंकि टीचर एक ऐसा इंसान है जो दुनिया को बदल देता है उसके गाइड से, उसके वर्ड से, क्योंकि वो तो माँ सरस्वती का भक्त है इनडायरेक्टली, और वही जो बताएगा वो न्यू जनरेशन उस तरीके से आएगी। और मुझे लगता है कि हर टीचर ने एक पॉजिटिविटी सिखानी चाहिए बच्चों को। बिल्कुल। कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो। आपके मार्क्स मैटर नहीं करते कि आपको मार्क्स कितने आ रहे हैं, आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें कुछ है तो उसको बढ़ावा दो। जरूरी नहीं कि आप एजुकेशन में स्मार्ट और टैलेंटेड हो, शायद आप स्पोर्ट्स में हो, शायद आप राइटिंग में हो, चाहे आप पेंटिंग्स में होंगे, या कोई अलग ऐसी जो 64 कलाएं है उसमें किसी एक कला का आप भाग हो सकते हो, तो उसमें बढ़ावा देना चाहिए। तो अगर मैं बात करती हूँ आपके गांव की, सो आप ही एक सिंगल पर्सन हैं जो इस मुकाम तक पहुंचे हैं, या और भी वहां पर लोग ऐसे हैं? क्योंकि शिक्षक की बात आपने बोली है कि वहां पे बहुत सारे टीचर्स हैं और अच्छे टीचर्स हैं, तो उसी वे में मैं जानना चाहूंगी कि उस गांव के और बच्चे किस किस लेवल पर गए हुए हैं? नहीं, हमारे गांव में बहुत सारे लोग इंजीनियर्स, डॉक्टर्स है, मगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी में मैं अकेला हूँ। आप अकेले हैं? और बाकी भी अपने अपने तरीके से बहुत अच्छे कर रहे हैं। मतलब इंजीनियरिंग में तो आप भी थे? हाँ, मैंने भी डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया है, और मगर मतलब मेरा मन कभी नहीं रहा। मेरा बड़ा भाई का था कि इंजीनियर बनो, इंजीनियर बनो। मगर मुझे बचपन से ही ज्यादा आर्ट फील्ड में ज्यादा रुचि थी,
ओके। और दूसरा एक कंप्यूटर फील्ड में एक रुचि थी। मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो करियर है ना, आप किस वे से जाते हो ना, उसी हिसाब से बनता है। राइट। आप जिस वे से जाओगे उस हिसाब से आपका करियर बनेगा। मगर उसमें रुचि होनी चाहिए। मेरे को इंजीनियरिंग में रुचि नहीं थी, मैं उस वे में तो गया, मगर मैं आगे कुछ कर ही नहीं पाया। आगे कुछ ही नहीं कर पाए। करेक्ट है। तो आपकी फ्लो के साथ साथ आपकी रुचि बहुत मैटर करती है। एंड ये हमारी उन ऑडियंस के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा जो एक अंडर प्रेशर आकर तो उस एजुकेशन में चले जाते हैं जिनका इंटरेस्ट नहीं होता है। तो उसका एक एग्जांपल आप हमारे सामने देख सकते हैं कि इंजीनियरिंग में तो एंट्री करी थी, बट उससे अलग हटकर उन्होंने अपने आप को प्रूव कर दिया कि वो इंजीनियरिंग के लिए नहीं बने, वो पेन और किताबों के लिए ही बने हैं। सो आज इनको इतने सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। सीरियसली हैट्स ऑफ है आपके लिए। और मुझे खुशी होगी कि ऑडियंस को बताते हो, मुझे कम से कम 10 बार अमेरिकन फिल्म फेस्टिवल्स ने इनवाइट किया है। और अमेरिकन लोग बहुत चूजी होते हैं कि और ऐसे, और मुझे अभी तो एक 31th ईयर चल रहा है फिल्म फेस्टिवल का, उन्होंने मुझे एज अ जूरी अपॉइंट किया है वहाँ पे। तो बहुत खुशी होती है कि ऐसे लोग इतना बिलीव रखते हैं। और मुझे लगता है कि ये भारत का एक जीत है, क्योंकि मैं तो उनको कभी मिला नहीं, देखा नहीं। और ये आज के भारत के, जो नए भारत की एक प्रतिमा है जो उन लोगों को मतलब हावी होती है, और वो लोग भारत से प्यार करते हैं। इसलिए मुझे वो ज्यादा से ज्यादा फिल्म फेस्टिवल्स में जूरी के लिए अपॉइंट कर रहे हैं। हाँ। ऐसा मैं सोचता हूँ, क्योंकि वो रेफरेंस से इनवाइट करते हैं अलग अलग जगह पे। और ये सच में है कि ये नया भारत की जो नई सोच युवा जी आगे बढ़ रहे हैं। तो देख के सच में बहुत खुशी होती है कि हमारे ही, हमसे अभी तो आप मुझसे छोटे ही है, कि आप जैसी पर्सनैलिटी अभी आगे आ रही है, तो हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशनल रहेगा ये वाला पॉडकास्ट। सीरियसली। सो अगर मैं बात करती हूँ आने वाले 5 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? ड्रीम्स तो बहुत बड़े हैं जी, मगर मैं चाहूंगा कि एज पर कुछ ड्रीम्स छुपा के रखे तो ही अच्छा होता है जी, क्योंकि एनर्जीज आर अफेक्टिंग अस। मैं स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, तो पॉजिटिव भी एनर्जीज होती है, नेगेटिव भी एनर्जीज होती है। और मुझे आज जो भी हूँ मैं वो स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से हूँ। और मैं कोई गुरु या बाबा तो नहीं हूँ, मगर जो मुझे इस स्पिरिचुअल जर्नी में मिला है नॉलेज, वो शेयर करना चाहूंगा। मेरी 12 ज्योतिर्लिंग की जर्नी पूरी हुई है। जो भगवान ने सप्तनगरी बसाई है दुनिया में, उसकी जर्नी हुई है। और 25 शक्तिपीठा की जर्नी हुई है। तो उस स्पिरिचुअल जर्नी से एक ही चीज सीक्रेट बोलूंगा कि नाम जप करना चाहिए। आपको कभी डिमोटिवेट होगा ही नहीं। आप फेल हो सकते हैं, अच्छा, मगर पूरे हार नहीं सकते हो। तो आप नाम जप करिए। हाँ। बहुत अच्छा सिस्टम है ये। ओके, सो आपका रूटीन क्या रहता है? अब जब स्पिरिचुअल जर्नी में एंट्री करी दी है, हमने बातचीत की, तो एक लेखक की जर्नी क्या रहती है डे की? मैं तो स्टार्ट में हमेशा महामृत्युंजय जाप मंत्र लगाता हूँ। उसके बाद थोड़ा 10-15 मिनट के लिए योगा करता हूँ, ध्यान योगा मतलब, नाम जप करता हूँ। और उसके बाद कुछ ना कुछ राइटिंग करो, अपने करीबी दोस्तों से बात करो, कहा जो वर्किंग है उसका लाइनअप ले लो। यही एक रूटीन जर्नी है। मैं ज्यादा से ज्यादा नए लोगों से मुलाकात करना, बात करना, एवरी डे मैं नए लोगों से बात करता हूँ। अच्छा। ट्रेन में हो, मेट्रो में हो, प्लेन में हो, कहीं पे भी पैदल हो, जहाँ पे भी जाओ, मैं हमेशा अननोन लोगों से बात करता हूँ। और मेरी खासियत रही है कि मैं 1 मिनट में अननोन लोगों को हंसाता हूँ। ओह वाओ। हाँ। एक और टैलेंट है। हाँ, 1 मिनट के अंदर वो सिर्फ मेरे से इंट्रोडक्शन किया, या उसका नाम जरूरी नहीं, मैं जो भी पूछूंगा उसने बता दिया मुझे यहाँ जाना है वहां जाना है, तो मैं एक जोक करके उससे निकल जाऊंगा। ओके, सो अभी तक की जो हमारे यहाँ की जर्नी रही है, कुछ लेखक हैं, कुछ बुक्स ऐसी भी होती हैं जिनके ऊपर मूवीज वगैरह भी बन जाते हैं। तो आपने कुछ सोचा हुआ है कि आगे चल के किसी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ करने का? मेरी अभी एक फिल्म ऑलमोस्ट बनी हुई है। क्या बात कर रहे हो? तो पुणे टू गोवा फिल्म है उस फिल्म का नाम। ओके। और वो जल्दी ही दर्शकों को, फर्स्ट फिल्म मेरी डेब्यूट जर्नी फिल्म है। हाँ। वो ट्रैवलिंग बेस्ड फिल्म है। हाँ। तो जल्दी ही दर्शकों को देखने के लिए मिलेंगी थिएटर्स में।
और यही मेरा एक सबसे फर्स्ट ड्रीम रहा फिल्म इंडस्ट्री का कि एक डेब्यूट फिल्म रिलीज हो जाए। तो उस कगार पे हूँ उसके। तो डेफिनेटली जल्दी आएगी और मूवी बिल्कुल। हमारी ऑडियंस भी उसका वेट करेगी। अभी जो आपकी मूवी आने वाली है पुणे टू गोवा, तो उसकी थोड़ी सी कास्ट के बारे में भी बताइए कि कौन कौन से उसमें कलाकार हैं जो कर रहे हैं आर्टिस्ट। उसमें मेरे गुरुजी कॉमेडियन सुनील पाल जी है, एहसान कुरैशी जी है, और दो तीन अच्छे और भी आर्टिस्ट हैं। उनको हमने मार्केटिंग के पर्पज से बाद में रखा है। ओके। और सिंगर में शाहिद मल्ल्या जी है, और जावेद अली जी है, केतकी माटेगांवकर जी है, मराठी एक्ट्रेस प्लस सिंगर। ओके। और ये जर्नी ब्लेस फिल्म है। तो और उसमें एक मैसेज भी दिया है। मैसेज? हाँ, कॉमेडी वो तो कॉमेडी फिल्म मूवी प्लस एक देखने के मैसेज बाद है। ही जी जी, होगा बिल्कुल मैसेज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो दोस्तों, जब मूवी आएगी उसके बाद ही हम आपको मैसेज रिवील करेंगे। वो तभी पता चलेगा, भी रिवील करने का कोई बेनिफिट नहीं है, अदरवाइज इतनी मेहनत का कोई वर्क नहीं रह जाएगा, राइट? सो अभी ये बताइए कि फिल्मों की बात कर रहे हैं तो कौन कौन से फिल्म फेस्टिवल्स आप कर चुके हैं अभी तक? हमारा पुणे में आज भी हमारा 8वां साल चल रहा है इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल पुणे इंडिया, जो मैं पुणे में लेता हूँ। और 2018 में हमने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था 1111 फिल्म्स का स्क्रीनिंग करके। वाओ। उसको मुझे हमारे महाराष्ट्र के सीएम थे उस टाइम, देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने मुझे बेस्ट विशेष लेटर भी दिया था। और उस टाइम हमारे विक्रम गोखले जी एज ए चीफ गेस्ट थे उस इवेंट में, और उनको लाइफ अचीवमेंट अवार्ड दिया था हमारी संस्था की तरफ से। तो वो बहुत खुश हुए थे और विक्रम जी ने बहुत प्यार दिया था। और आज सच में मतलब कि ऐसे इंसान से मेरा जुड़ना हुआ कि जो इतने लेजेंडरी थे, और उनके गाइड जो भी मिला उस टाइम से, जब तक वो गुजरे नहीं तब तक बहुत पर्सनली हम रहे। और मतलब उनकी यादों में क्या ही बताए कि कितने अच्छे इंसान थे, इतने बड़ा होने के बाद भी एक उनका अंदर का बिल्कुल बिल्कुल। और वो मतलब बहुत सपोर्टिव इंसान थे, क्योंकि वो जितने हार्ड दिखते थे वो अंदर से उतने ही कोमल थे। वो जो नजदीक गया होगा इंसान उसी को पता चलेगा, क्योंकि बाहर वाले को तो बहुत हार्ड दिखेंगे, मगर जो नियर जाएगा तो मतलब वो मुझे बोलते थे कि अपनी बाउंड्री, वो जो बाउंड्री वो क्रॉस ही नहीं करता है। बिल्कुल। विक्रम जी मुझे बोलते थे कि तुम्हारे लिए अमोल मैं कभी भी अवेलेबल हूँ, तुम कभी भी कॉल कर सकते हो। मतलब, और वो सच में, मैं जब भी फोन किया है उन्होंने उठाया है, रिप्लाई दिया है, कैसा है क्या है, और बहुत पर्सनली लगा हुआ। और मतलब एक चीज है सिर्फ कि मैं उस टाइम नेपाल में था जब वो गुजर गए थे, तब मैं मतलब जा नहीं पाया था लास्ट। सो अभी जैसे कि आपकी पर्सनैलिटी है, आप बड़े बड़े लोगों से मिल चुके हैं, तो कभी आज के डेट में जब आप अपने आप को देखते हो मिरर में, सोचते हो कभी कि ये क्या बचपन में सोचा था कि इतनी जल्दी इस मुकाम पर आप पहुंच जाएंगे, इतनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी से आप बोलेंगे? देखिए क्या है ना, मेरा ऐसा मानना है कि आपकी सोच में सीक्रेट है। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा। और मैं बचपन से ही ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोच रखते आया हूँ कि मुझे कुछ बनना है। क्या बनना है मुझे नहीं पता, मगर बनना है। तो वो जैसे जैसे वही आपको वहां तक लेकर जा रहा है। जैसे जैसे वो फ्लो, मैंने जो कहा ना कि जैसे जैसे हम फ्लो में जाते हैं और जैसे हमारे अंदर की रुचि होती है उस हिसाब से बनते हैं। तो ये जो अंदर की रुचि और वो फ्लो, यही मुझे बनाया है। वाओ। तो आगे और भी आई विश कि आपके सारे ड्रीम्स पूरे हो, और जो ड्रीम्स में नहीं है, बियॉन्ड द ड्रीम्स है, वो चीजें भी, वो अचीवमेंट भी आपको मिले। सो अगर मैं बात करती हूँ सक्सेस की, आपके लिए सक्सेस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? किसी भी चीज में आप अचीवमेंट, जो बड़ी अचीवमेंट करोगे वो सक्सेस है, नॉट की मनी। मतलब आजकल लोगों ने सक्सेसफुल की डेफिनेशन ही डिफरेंस कर दी है कि उनको लगता है जिसके पास ज्यादा पैसा है वो सक्सेसफुल है। हाँ, एक्चुअली लोग मानते हैं ऐसा, मगर मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि आपके क्षेत्र में, आप जिस भी फील्ड में हो, उसमें जो बड़ी ऊंचाई होगी वो हासिल करो तो आप सक्सेसफुल हो। नो नीड कि आपके पास कितना मनी है, मगर हाँ मनी की वैल्यूएशन भी है। ये भी मैं मानता हूँ। कहा जाए तो अगर एक इंसान अपनी लाइफ में खुश है,
हाँ बिल्कुल, तो वो भी सक्सेस बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल सक्सेस है। डजंट डिपेंड कि आपके पास कितना मनी है, बिल्कुल वो मनी से ज्यादा बेटर आपका जो ऑरा है और जो आप अपनी पर्सनैलिटी सोसाइटी में क्रिएट करते हो वो आपको नहीं सक्सेस। बिल्कुल, मतलब कि अचीवमेंट के साथ साथ आपका अगर सेटिस्फेक्शन नहीं होगा या समाधान नहीं होगा तो आप सक्सेसफुल होके भी अनसक्सेसफुल हो। तो आपको आपकी खुशी ही, मतलब इनडायरेक्टली लास्ट एंड ऑफ द डे आपकी खुशी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। बिल्कुल। सो अभी जो जर्नी आपकी स्टार्ट हुई पुणे से है, आप जी। दिल्ली तक की जो जर्नी है, यहाँ हम आज पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो यहाँ तक कैसे आपका कनेक्शन बिल्डअप हुआ? वो याद मत दिला दीजिए क्योंकि वो याद अमित जी को पता है। मैं वो सीक्रेट नहीं अभी नहीं कर सकता हूँ, मगर मैंने कहा है उनको कि मैं बुक में आपका नाम जरूर लिख दूंगा, जिस वजह से मैं दिल्ली आया था। जी। हाँ, तो वो तो बात की बहुत बात बड़ी, है। मैं मतलब कि मैं जिंदगी में फर्स्ट टाइम किसी को मिलने के लिए दिल्ली आया था बाय प्लेन। और वो थोड़ा हिंट हिंट में बोल ही देता हूँ। हाँ। मैं फार्मर फैमिली से, तो मुझे इतना एरोप्लेन का, एयरपोर्ट्स का सिस्टम पता नहीं था। और मेरे एक दोस्त है करीब जी, रोहित पाटिल जी, वो सेंसर बोर्ड मेंबर है अपने से। तो उन्होंने मेरा टिकट बुक करवा के दिया था और उन्होंने बताया था कि उस टाइम पे 1 आवर्स बोर्डिंग का था, कि 1 घंटे पहले जाना। और मैंने टिकट भी ऐसा निकाला था सुबह 6 बजे का। मैं हमेशा ज्यादा लेट सोने वाला बंदा हूँ। तो उन्होंने मुझे 4 बजे से कॉल करे, अमोल उठा क्या, अमोल उठा क्या। तो हाँ दादा उठ गया हूँ, अभी फ्रेश हो जाऊंगा। मराठी में बोलता था, क्योंकि मराठी है वो। तो मैं फिर सो गया। फिर उन्होंने मुझे 15-20 मिनट, उनको पता था कि ये सो जाएगा। ओके। कि उन्होंने बोला भी कि तो इसलिए उन्होंने कम से कम 5 बार कॉल किए। 4, 4:15, 4:20, 5, और मैं आखिर 5 बजे निकला। ओके। और ट्रेन, वो सॉरी ट्रेन नहीं, प्लेन तो की फ्लाइट तो मिस हो गया मेरा। अच्छा, मिस हो गई। फ्लाइट तो मिस हो गया मेरा। और उन्होंने 6 बजे फिर कॉल किया, फ्लाइट मिली तुझे? बोले नहीं दादा। बोले मुझे पता था कभी नहीं तेरे को फ्लाइट नहीं मिलेगी आज की। तो बोला दादा अभी क्या करे? बोला, और बात ये हुई कि वो जब मैं एंट्रेंस कर दिया, जो प्रोसेस होता है टिकट निकालने का, तो मेरे पास बोर्डिंग पास तो आ गया, मगर उन्होंने अंदर जाने नहीं दिया। तब मैं, जब वो ऑफिसर्स थे, कि उनको बोलता था कि या तो मुझे 15 मिनट थे अभी भी, मैं उनको बोलता था कि फ्लाइट गया है कि नहीं गया है, तो मुझे जाने दो। वो बोलते थे ऐसे नहीं जा सकते, सिस्टम है। तो और वो सिक्योरिटी चेक इन से पहले वाला ही मेरा ये था, सिक्योरिटी चेक इन तक तो मैं गया ही नहीं था। तो वो जाने नहीं दे रहे थे। मैं बोलता था कि फिर मुझे पैसे रिफंड दे दीजिए, क्योंकि मैं फार्मर फैमिली से हूँ और इतना सारा कॉस्टिंग, ये सारी चीजें। वो बोलते थे कि आपकी इसमें टिकट में रिफंड पॉलिसी नहीं है। ओके। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि एक तो फर्स्ट टाइम ही प्लेन का सफर है, वो भी बैठने को नहीं मिला। 15 मिनट का दूरी पे, मतलब 15 मिनट के बाद फ्लाइट अगर उड़ेगा तो मुझे क्यों नहीं जाने दे, मैं तो एयरपोर्ट पहुंचा। तो फिर समझ आया कि नहीं, हम ये प्रोसेस के हिसाब से हम नहीं जा सकते। फिर मैंने रोहित जी को कॉल किया, रोहित जी बोले ठीक है कोई बात नहीं, तुम दूसरा टिकट करके करना है तो बता। तो फिर हमने दूसरा टिकट बुक किया जेट एयरवेज का उस टाइम पे। ओके। और क्योंकि सबसे टॉप कंपनी को ही जाना है, ऐसा वो हमारा बात हुआ था। तो फिर मैं जब सेकंड टिकट निकाल के 2 घंटे के बाद मैं दिल्ली के लिए निकला, तब मैं एक याद जरूर बताना चाहूंगा वॉशरूम की। मुझे पता नहीं था कि वॉशरूम को बटन फ्लश दबाने के बाद बहुत बड़ा आवाज आता है। ओके। तो मैं तो फर्स्ट टाइम फ्लाइट था 2018 की जर्नी है मेरी फ्लाइट की, और मैं दिल्ली आ रहा था। तब तो मैं जाते समय इतने फोटो खींचे, अंदर प्लेन में बैठने के बाद इतने फोटो खींचे, वीडियो खींची। और जैसे वॉशरूम गया और वॉशरूम का जो फट जैसा आवाज आया, मुझे लगा कि ये मैंने गलत बटन दबाया है। क्योंकि मैं ग्रामीण भाग से हो, तो सच में ऐसा महसूस होता है कि सच में कुछ लिखा था, कुछ और लिखा था। ऐसा होने लगा। तो मैं अंदर ऐसा लगा, जब भी प्लेन ऐसा होता था मुझे लगता था मेरे वजह से हो रहा है। जब भी प्लेन ऐसा होता था मुझे लगता है मेरे वजह से होता है। कभी कभी ऊपर ही प्लेन ऐसा ढक 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 करता है, तो मुझे लगने लगा कि ये प्लेन गिरने वाला है। फर्स्ट जर्नी ऐसी कि प्लेन गिरने वाला है, और मैं सब भगवान को दहे दिल से बोलता था कि यार मुझे माफ कर दो, मेरे वजह से 240 लोगों की जान जाएगी। और इतना मैं क्या पापी हूँ कि फर्स्ट टाइम मैं एरोप्लेन में बैठ के जाने वाला हूँ। तो सब भगवान को याद किया, और जैसे अभी मेरे को पसीना आया है ना, वो सीन बताते ही वैसा पसीना उस एसी में हुआ था, प्लेन की एसी। तो मेरे पास एक 65 एज के रिटायर्ड मिलिट्री पर्सन बैठे थे। वो बोले कि बेटा तू जब आया था तब तो मेरे से बहुत फोटो खिंचवाया, तुम वॉशरूम जाने के बाद तुम्हें हुआ क्या ये बता।
तुम्हें बीपी का तकलीफ हो तो तुम नीचे मत देखो, तुम्हें डर लग रहा हो तो मैं विंडो सीट लिया था तो उधर मत देखो। तो बोला वो भी कुछ सीन नहीं है। मैंने बोला तो बोले कि क्या बात है, और वो तो मिलिट्री पर्सन, साले क्वेश्चन मार्क लेके बैठते हैं, क्योंकि उनका जो सिक्योरिटी का उनका सिस्टम है उस हिसाब से हमेशा स्ट्रिक्ट रहने वाले लोग। तो उन्होंने मुझे डाउट के एंगल से देखना स्टार्ट ही किया और बोलते रहे। आखिर मैंने 2 घंटे की जर्नी थी, 15-20 मिनट पहले ये हुआ था, तो आधा पौन घंटा होने के बाद मैंने बोल दिया, अंकल जी मैं वॉशरूम गया था और मैंने एक बटन दबाया है और वो मुझे लग रहा है प्लेन गिरने वाला है और ये ऐसा हो रहा है, मेरे वजह से हो रहा है। बोले बेटा फर्स्ट टाइम हो तुम्हारा प्लेन? हाँ। तो बोले कि कोई दिक्कत नहीं, ये ऐसा ही होता है। फिर भी मैं थोड़ा ही मानने वाले में से था। डर ऐसा ही था मेरा, डर गया डर। जब तक वो फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट तक नहीं आई तब तक मेरे दिल में मतलब जान नहीं थी, सांस ऊपर एकदम। और जैसे वो लैंड होते समय तक मैं ऐसा लग रहा था कि कुछ तो होगा। जैसे लैंड हुआ इस प्लेन से मैं कब दौड़ू। जब मैं बाहर आया देन बाहर आने के बाद फिर जो खुशी हुई कि हाँ मैं पहुंच गया, तो आज तक मैं जब भी फ्लाइट में बैठता हूँ और वॉशरूम का वो याद आ जाता है, बहुत हंसता हूँ। खुशी मतलब वो जो फर्स्ट टाइम चीजें होती है ना वो बहुत स्पेशल होती है, आप लाइफ टाइम तक नहीं भूल सकते। तो फ्लाइट तो आपकी लैंड हो चुकी है दिल्ली में, तो दिल्ली में आकर यहाँ पे थोड़ी सी अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए आपको कुछ माध्यम, कोई मीडियम ऐसा मिला? बिल्कुल। बेसिकली मेरे दिल्ली के दोस्त राइटर अमित आचार्य जी, ये इनके साथ मेरा बहुत करीबी रिश्ता रहा। हमारे 2018 में फिल्म फेस्टिवल में आए थे वो, और उनकी फिल्म्स भी थी, और तब से लेके आज तक दिल्ली में मेरा जो भी बैकग्राउंड या बेस या सपोर्टिव पर्सन कोई होगा तो अमित आचार्य जी है। तो अमित आचार्य जी के वजह से मुझे स्टार एकेडमी के शिवानी जी से मुलाकात हुई और उनका भी एक सपोर्टिव नेचर रहा। और स्टार एकेडमी में मैं बहुत बार आता रहता हूँ, 2018 से आ रहा हूँ मैं। और यहाँ के लोगों का जो ग्राउंड टू अर्थ नेचर है, सपोर्टिव नेचर है और पॉजिटिव लोग है। मतलब क्योंकि मैं कहा पुणे से कौन क्या ये ज्यादा ना देखने वाले लोग, मतलब यही मुझे लगता है कि नींव है एक्चुअली किसी भी रिश्ते की। कि इंसान अच्छा होना चाहिए, वो कहाँ से है, क्या करता है, कैसा है, इससे मैटर नहीं है। आपकी सोच, आपकी वाइब्स मैच करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको तो एक मीडियम मिल गया अपनी जर्नी को थोड़ा सा और प्लस करने के लिए, एंड यू आर ऑल्सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। तो ऐसी लाइफ में और भी लोग हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, तो उन लोगों के लिए भी आपने कुछ सोचा हुआ है अपकमिंग टाइम में कि क्या आपकी स्ट्रेटेजी है? बिल्कुल। बेसिकली मैंने समझ आया कि आज के टाइम में मार्केटिंग प्रमोशन कितना जरूरी है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन्स के लिए ये सारी चीजें होनी जरूरी है। तो हमने मैं 5 साल से जब फिल्म्स के अलावा वक्त मिलता है तब मैं अवार्ड शोज इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता हूँ। वो भी अलग अलग जगह पे स्टेजेस पे वो अवार्ड शोज होते हैं, कभी नेपाल, थाईलैंड, भूटान और इंडिया में मैक्सिमम सिटीज में हम अवार्ड शोज करते हैं। तो उन लोगों को एक स्टेज देने की कोशिश करते हैं और मैगजीन से एक प्रिंट कर रहा हूँ ताकि हमें जो चांस मिला वो बहुत टाइम के बाद मिला। हाँ। अगर वही चांस पहले मिलती तो हमारी स्पीड और आगे जाती। राइट। स्पीड तो है मगर और आगे जाती अगर वो कम स्टेज में और प्लेटफॉर्म्स मिलते क्योंकि जितने भी प्लेटफॉर्म्स मिले वो हमने खुद क्रिएट किए। कोई देने नहीं आया, कोई सपोर्ट करने नहीं आया। तो ऐसे अगर हम अदर लोगों के लिए भी एक कुछ प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करेंगे तो वो और निखरेंगे लोग भी और एक हमारा एक ऑरा बढ़ जाएगा। सो आज तो हम बातें कर ही रहे हैं, बहुत सारी बातें हुई हैं। सो बातें तेरी मेरी के लिए कुछ आप बातें बोलना चाहिए? बिल्कुल। देखिए बातें तेरी मेरी ये जो चैनल है, रीना मैम जो वर्कआउट करती है, मुझे बहुत खुशी है कि इस चैनल में मेरा एक इंटरव्यू हुआ और इस पॉडकास्ट टाइप इंटरव्यूज में मेरे को खुशी मिली। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, देखिए, और ऐसी जो ग्राउंड से लेके कुछ लोग बन रहे हैं उन लोगों को आप सुनिए, उन लोगों की चीजें देखिए, क्योंकि मोटिवेशन हर घर में है, हर इंसान में है, उसको सिर्फ हमें बाहर निकालना है। आपके अंदर भी एक हुनर हो सकता है, उसको आप खुद को ही परखना है मुझे लगता है। और इस जिंदगी का एक फॉर्मूला है, आपकी कोई तारीफ करे या ना करे, खुद की पीठ थपथपाते चलते चलिए और आगे बढ़ते रहिए। यही हर किसी को करना है
ऐसा एक ऑडियंस को मैं मैसेज देना चाहूंगा। अच्छा पॉजिटिव रहिए, कुछ भी हो जाए, सकारात्मकता ही जिंदगी को आगे बढ़ाता है। बिल्कुल। सो अमोल, अगर आपकी लाइफ एक किताब होती, उस किताब का शीर्षक क्या रहता? ये तो बहुत ही सही ये है, एक राइटर को सोचने पे मजबूर कर दिया है क्योंकि मेरे को मेरी खुद की तारीफ करना ज्यादा पसंद नहीं है, ऐसा मैं हूँ। फिर भी एक मैंने जिंदगी में बहुत त्याग किए हैं बहुत सारी चीजों से, तो एक फार्मर से भी बिलोंग करता हूँ, तो तो सोच में पड़ गए हो आप। बिल्कुल क्योंकि एक त्याग और क्योंकि अगर टाइटल में क्या है ना, मतलब कि फिर टाइटल ही एक बुक को आगे तक लेकर जाता है। राइट। त्यागी किसान पुत्र बोल सकते हैं, क्योंकि उसका जो नींव है वो बचपन से स्टार्ट हुई है। मैंने मेरी माँ का दूध नहीं पिया है, क्योंकि हम बहुत छोटे फार्मर फैमिली से बिलोंग करते थे और उसको जस्ट प्री प्राइमरी स्कूल के लिए, यानी कि हमारे यहाँ पे आंगनवाड़ी बोलते हैं उसको, उसका जॉब लगा था। और हमारी खेती भी ज़्यादा नहीं है, छोटी खेत के किसान हैं हम, तो उसको जॉब करना पड़ रहा था। और मैं उसी टाइम बर्थ हुआ था, तो उसने मुझे उसके मायके के घर में मुझे भेजा था। और उस छोटे बच्चों को 6-7 महीने का होगा, और वो अपना ट्रेनिंग के लिए पुणे गई थी सिटी में। तो वहां से मेरी एक त्याग की स्टार्टिंग हुई, फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए भी हो सकता है, क्योंकि वो कुछ चीजें मुझे लगता है कि बचपन में होती है। मतलब बोलते ना, जो इंसान सैक्रिफाइस कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। राइट। तो बचपन में ही मुझे वो सैक्रिफाइस का एक बूंद मिली, इनडायरेक्टली बूंद मिली। तो आज कभी ऐसी कोई भी चीज हो जाती है तो मैं रिलैक्स रहता हूँ। वाओ। सो शीर्षक था आपका त्यागी किसान। सीरियसली बहुत ही अच्छा है। त्यागी किसान का पुत्र ऐसे बोल सकते हैं। त्यागी किसान का पुत्र। हाँ। बहुत ही ज्यादा अच्छी पंच लाइन है। सो मैं यही चाहूंगी कि इसके ऊपर तो एक आपको बुक लिखनी चाहिए। सो शीर्षक तो आपको मिल गया है, राइटर आप हैं ही, तो जल्दी आई थिंक इसके ऊपर आप वर्क कर सकते हैं। एंड साथ में मैं जानना चाहूंगी कि स्पिरिचुअलिटी की हम बात कर रहे थे, आपने बहुत सारी चीजें मैं देख रही हूँ हाथों में पहना हुआ है। सो ये बिलीव कहाँ से आया और किसी को फॉलो करते हैं आप? जी बिल्कुल। मेरी गुरु माँ है श्वेता जुमानी जी। तो श्वेता जी से मैं 2018 के आसपास ही मुलाकात हुई थी, त्रिपाठी सर जी की वजह से। वो उनके हस्बैंड है। तो और वो भी एक फिल्म प्रोड्यूसर है। तो हमारे फिल्म के सिलसिले में बात हुई, तो पता चला कि यार श्वेता जी के मिस्टर है। तो उनको बोला कि मैं बहुत फॉलो करता हूँ, मुझे मिलना है, तो उन्होंने मिलवा दिया जी। और मेरा सौभाग्य समझिए कि उन्होंने 4 से 5 बार मुझे अच्छा लाइफ को लेके गाइडेंस किया होगा, और उन्होंने मुझसे फीस नहीं ली। और मेरे को वही चीज बहुत अच्छी लगती है कि मेरे में कुछ तो है। और उन्होंने जो लाइन बोली थी कि यू आर द स्पेशल बॉय, यू आर द स्पेशल पर्सन इन द प्लैनेट। तो तुम खुद को समझो, जो तुम क्या कर सकते हो, क्या बनने आए हो। तो जो गाइड किया है वो बहुत अच्छा है। और श्वेता जी की वजह से मैं स्पिरिचुअलिटी में, न्यूमरोलॉजी में इसमें ज्यादा इंटरेस्ट आया, और सच में वर्क करती है। हालांकि मेरे माता पिता जी को भी पसंद नहीं है, वो गाली देते घर के जाने के बाद क्योंकि वो बोलते कि हमारी आप मतलब गांव से हो तो ये ऐसा नहीं चलता। तो मैं छुपा के रखता हूँ बैग में। अच्छा। गाँव जाने के बाद ये कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ ये रहेगा, उसमें भी अगर ज्यादा रहेगा तो भी ये काट दो, वो काट दो। तो मगर ठीक है, तो उनको भी क्यों नाराज करे, तो कर देता हूँ मैं। हाँ, मगर इसी का जादू है, इसी का पावर है कि जो मेरे को आज दिल्ली तक लेके आया है, ऐसा बोल सकते हैं। इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि आपको भगवान का आशीर्वाद मिल गया है। बिल्कुल। मीडियम वही था, अदरवाइज उनसे मिलने के लिए तो लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। बिल्कुल। सो चलिए फिर जाते जाते हम एक रैपिड फायर राउंड करते हैं एक लेखक के साथ। लेखक का इंटरेस्ट क्या होता है वो भी जान लेते हैं। सो क्विक आंसर आपको करना होगा, चाय या कॉफी? चाय। आपका फेवरेट ऑथर? रोंडा द बर्ड, द सीक्रेट। नाइस। एक वर्ड जो आपको डिफाइन करता हो? ऑलवेज स्माइलिंग। ऑलवेज स्माइल। वाओ। अमोल, बातें तो बहुत सारी हो चुकी हैं आज, तो अब बातें तेरी मेरी के लिए छोटी सी लाइव पंच लाइन आप क्या
देना चाहेंगे, और जो हमारे यंग ऑडियंस है, जो यंग राइटर्स हैं, उनके लिए कुछ अगर सजेशन आप देना चाहें तो प्लीज। मैं सजेशन एक ही दूंगा कि लाइफ में हमेशा हंसते रहिए, खुश रहिए, जो हो ना हो वो होता रहेगा, सिर्फ सकारात्मक रहिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। सो हमारा बातें तेरी मेरी का एक छोटा सा ट्रेंड है, हमारे जो भी गेस्ट आते हैं हम उनको अपनी यादें तो देते ही देते हैं। सो आपके लिए भी हमारे पास कुछ है, छोटा सा तोहफा बातें तेरी मेरी की साइड से। थैंक यू। ये आप रखिए, इसमें बहुत सारी बातें आप कैप्चर कर सकते हैं। आई होप कि आपकी न्यू बुक के लिए ये काम आए। सही है, बहुत ही बढ़िया। सो दोस्तों, आज का एपिसोड हम यहीं पर एंड करते हैं, और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, थोड़ा सा प्यार बरसाइएगा, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही आप जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको और भी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे और ऐसी ही स्टोरीज हम आपके पास लाते रहे। तो जाते जाते एक बात और कहना चाहूंगी, अगर आपके पास भी ऐसी कुछ खास स्टोरीज हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।